हेलो यूट्यूब, सभी लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। आज के दिन का एक और वीडियो हम शूट करने जा रहे हैं। हमने इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। आप चैनल पर इसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंडिया शेप एंड साइज का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, ये जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्लास 9 का एक चैप्टर है। कुछ चीज़ें इसमें एडिशनल मैंने जोड़ी है जो कंपटीशन के लिए ज़रूरी होती हैं, वो उसमें मैंने बता दी है। अब हम शुरू करेंगे इंडिया शेप एंड साइज का दूसरा पार्ट और जानेंगे भारत के बारे में कुछ बेसिक फैक्टर्स, कुछ बेसिक सूचनाएं या जानकारियाँ, इंफॉर्मेशंस, जिससे हम अपने आने वाले कंपटीशन में या जो चीज़ें हमें आने वाले समय में एज ए सूचना जाननी चाहिए हमें, बीइंग एज अ इंडियन, इंडिया के बारे में, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ से मैंने छोड़ा था उसके आगे मैंने टॉपिक ऑफ कैंसर पे छोड़ा था लास्ट टॉपिक में, उससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इंडिया का मैप बना रहा हूँ। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, क्वेश्चन ये है कि उत्तर से दक्षिण, यानी कि यहां से जम्मू कश्मीर के इस हिस्से से और कन्याकुमारी तक, यहां तक समझ में आ रहा सभी को, इसकी लेंथ कितनी है, कितनी लंबाई में भारत फैला हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर है 3240, यानी 3214 किलोमीटर ये लेंथ है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, फ्रॉम JNK टू कन्याकुमारी। ऐसे दूसरा क्वेश्चन एक बनता है कि पश्चिम से पूरब, यानी कि गुजरात से लेकर के और आंध्र प्रदेश यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये लंबाई कितनी है, यानी कि भारत का जो एक्सपेंशन है, देशांतरी विस्तार है, वो कितने किलोमीटर है। तो इसकी बात करें तो ये आ जाएगा आपका 2933 किलोमीटर। तो क्लियर सभी को, भारत का देशांतरी विस्तार जो है वो कवर करता है 2933, यानी कि 2933 किलोमीटर का सेक्शन। और ऐसे अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांश क्या थे मैंने बता दिया था आपको, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये कवर करता है जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहां पर कौन सा सी है, दैट इज अरेबियन सी। यहां पर है बे ऑफ बंगाल, नीचे है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन है हिंद महासागर। ठीक, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि पूछता है कि भारत का जो तटवर्ती इलाका, ये वाला हिस्सा, गुजरात से शुरू होकर के महाराष्ट्र होते हुए गोवा, कर्नाटक होते हुए केरला, और उसके बाद ये तमिलनाडु होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए, उड़ीसा होते हुए, ये जो हिस्सा जहाँ तक समुद्री सीमा मिलती है, जहाँ तक भारत का तटीय विस्तार है, कोस्टल रीजन, जहाँ भारत को समंदर मिलता है, उसकी लेंथ कितनी है। एक सब क्वेश्चन पूछा था कि तटवर्ती इलाके की लेंथ कितनी है, तो इसका आंसर है 7516 किलोमीटर और 600 मीटर। ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो लेंथ है जो तटवर्ती इलाके को कवर करती है वो है 7516.6 किलोमीटर। ये क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक, इसमें ध्यान देने वाली बात एक है वो ये कि इस तटवर्ती इलाके में हमने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स थे उनकी लेंथ को कवर नहीं किया, क्योंकि तटीय इलाके में नहीं आते, वो आइलैंड के रूप में आते हैं। तो वो
इसमें इंक्लूडेड नहीं है। दूसरा आता है कि भारत की स्थलीय सीमा है, यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर जाएगा ये सारा एरिया, ये जो सीमा है भारत की, इसको स्थलीय सीमा बोला गया है, जिससे बहुत सारे पड़ोसी देश अटैच हैं। इसका डिस्टेंस कितना है, इसकी बात करें तो ये डिस्टेंस बताया गया है कि ये तकरीबन 15,000। तो जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। क्लियर है? स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और तटवर्ती सीमा जो है वह 7,516.6 किलोमीटर। उसको क्लियर हो गए। आगे बढ़ते इसके बाद हम लोग हमने कई सारे फैक्टर्स की बात कर ली, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे। इंडिया एरिया की बात की जाएगी, एरिया की बात करेंगे है 32 लाख, ये नंबर है आपको याद करना पड़ेगा, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इतना एरिया है भारत का, 32,87,263। अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करें तो भारत पूरी भूमि जो इस पृथ्वी पर उपलब्ध है, ये एरिया 2.42% है। जितना भी अवेलेबल लैंड है जो हमें दिखाई देता है, जिसका मानव के द्वारा उपयोग किया जा सकता है, लैंड की बात हो रही है, वाटर सरफेस की बात नहीं हो रही है, ये उसका 2.42% है। और इस रिस्पेक्ट में भारत दुनिया का 7th सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर देश माना जाता है। ठीक, मैं बता दूं दुनिया का सबसे बड़ा द फर्स्ट कंट्री जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर देश है, उसका नाम है रशिया, और भारत आता है 7वें नंबर पे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 5 देश हैं। कमेंट सेक्शन में इन पांचों की लिस्ट हमको शेयर करिएगा कि सेकंड नंबर पे कौन सा है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, फिफ्थ पे कौन है, सिक्स्थ पे कौन है। सेवंथ मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट टू सेवंथ बता दिया है, सेकंड टू सिक्स्थ की लिस्ट आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। नेक्स्ट आता है इसके बाद कि जो भारत का मानक समय है, जिसके आधार पर भारत पे घड़ियां चलती हैं, हम अपनी वॉच को सेट करते हैं टाइम, वो आखिर में कैसे डिसाइड होता है। तो उसकी जब बात करें तो जो मानक समय होता है वो लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर के आधार पर निर्धारित होता है। और भारत की बात करें तो भारत में एक ही टाइम जोन है, इंडिया इज हैविंग अ सिंगल टाइम जोन। हालांकि गवर्नमेंट के पास एक प्रपोजल गया है कि भारत का विस्तार लगभग 30 डिग्री तक का है देशांतर के रिस्पेक्ट में, तो काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन एरिया है। तो ऐसे में भारत का जो टाइम है वो एक टाइम जोन से काम नहीं चलेगा, इसको 2 टाइम जोन में डिवाइड किया जाना चाहिए। लेकिन अब ये प्रपोजल है, कॉन्क्रीट ग्राउंड पे नहीं आया है। हम बता दें आपको, यूएसए जो कि काफ़ी एक्सपेंडेड कंट्री है, वहाँ पर 5-5 टाइम जोन है। हमारा देश एक टाइम जोन से काम करता है, वहाँ 5 टाइम जोन है। रशिया की बात करें तो वहाँ इतना एक्सपेंशन है कि वहाँ पर 8 टाइम जोन है। तो उसी आधार पर भारत में कहा गया कि भारत का एक्सपेंशन ज़्यादा है, तो टाइम जोन कितना होना चाहिए, कम से कम 2 टाइम जोन होने चाहिए। लेकिन अब वर्तमान समय में एक ही टाइम जोन है। और जो देशांतर रेखा है इसको रन करती है और बदलती है,
ऊपर से ऐसे आती है और यहां पर एक जगह है आपकी कॉल्ड एज यूपी में पड़ती है मिर्जापुर। मिर्जापुर एक ईस्टर्न यूपी का, साउथ ईस्टर्न यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। उस जगह के टाइम को पूरे भारत का मानक समय माना गया है। और जो देशांतर रेखा निकलती है यहाँ से उसको बोलते हैं 82 डिग्री 5 मिनट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा, अक्सर पूछा था, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की मानक रेखा कहाँ से निकलती है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। उसका लॉन्गिट्यूड क्या है? 82.5 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने भारत की बात की आपसे, इसके देशांतरी विस्तार के बारे में मैंने बात की थी आपसे। अगर आपको याद होगा तो इसका देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर तक फैला हुआ है। अगर दोनों को 97 से 68 को माइनस करें तो लगभग 30 डिग्री के आसपास आता है कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री तक है। ठीक है, आप समझते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जो व्यक्ति है और गुजरात के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के टाइम डिफरेंस कितना होगा? तो मैं बताना चाहूंगा 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर आप चलते हैं तो 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है, 4 मिनट का। ठीक, आप अगर 10 डिग्री चल रही तो कितना हो जाएगा? 4 4 इंटू 10 कितना हो गया? 30। अगर 30 चल रही है आप तो कितना हो गया? 40 इंटू 3 यानी कि 120 मिनट्स का डिफरेंस आ गया। यानी कितना हो गया? 120 मतलब लगभग 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। यानी कि यहाँ और यहाँ के टाइम डिफरेंस कितना है? 2 घंटे का है, पूरे 2 घंटे का। यानी कि आपको मालूम है कि भारत में सूर्योदय कहाँ होता है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, सबसे पूर्वी हिस्से में। और जिस समय यहाँ सुबह हो चुकी होगी, 4 बजा होगा, व्यक्ति उठ चुका होगा, उस समय यहाँ पर भी 4 ही बज रहा होगा, लेकिन यहाँ पर रोशनी नहीं हुई होगी और व्यक्ति सो रहा होगा। ठीक, 6 बजे के समय होगा, 6 o'clock टाइम हुआ होगा, तो यहाँ पर सूर्य ऊपर चढ़ चुका होगा और यहाँ पर उस समय सूर्योदय हो रहा होगा। तो इस तरीके से भारत में 30 डिग्री का देशांतरी विस्तार है और इसके कारण जो टाइम डिफरेंस है वो लगभग 2 घंटे का है। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन कि कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड मूव करने पर कितने टाइम का डिफरेंस आ जाता है? दैट इज 4 मिनट। और ऐसे ही अगर जो 2 देशों की या किसी भी एक देश की या किसी भी महाद्वीप की देशांतरी विस्तार को आप जानते हैं तो आप जान सकते हैं कि उसमें कितना टाइम डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आज आपको बताई। एक पॉइंट और रह गया है इससे जुड़ा हुआ जो बहुत ही जरूरी है, आपको जानना चाहिए, विश्व से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें वैश्विक मानचित्र की तो ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया आपका कॉल्ड साउथ अमेरिका, ये आपका हो गया यूरोप, ये हो गया आपका अफ्रीका, ये हो गया आपका अरेबियन पेनिनसुला, ये इंडिया हो गया, ये ऊपर का हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, बाकी सब आप जानते हैं। ठीक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ, वो ये है कि यूरोप और
अफ्रीका के बीच में जो ये सागर है इसको बोलते हैं भूमध्य सागर, या इंग्लिश की बात करें तो कहा जाएगा मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, ठीक। और यहां पर जो है दैट इज कॉल्ड एज रेड सी। अब आप सोच रहे हैं क्यों बता रहे हैं, इसलिए रीजन है, बताते हैं आपको कि पहले यूरोप का हमेशा एशिया से बहुत ही क्लोज व्यापारिक संबंध बना रहा था, और यूरोप से अक्सर लोग लैंड रूट से इंडिया चाइना जाया करते थे, ठीक। लेकिन 15वीं शताब्दी में कुछ ऐसा चेंज आ गया कि ये व्यापारिक मार्ग बंद हो गया, और यूरोप के लिए अब मजबूरी हो गई कि वो सीधा रास्ता भारत तक या एशिया तक ढूंढे। तो वास्को द गामा जो सबसे पहले भारत पहुंचे थे, वो पुर्तगाल के राजा की सहायता से, यानी पुर्तगाल यहाँ पर है, इसकी राजधानी लिस्बन है, वो चले अपने शिप में और सभी कहाँ पहुंचे, इस जगह पहुंचे, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। और फिर यहां से कहां पहुंचे, वो इंडिया पहुंच गए। इंडिया में एक जगह पड़ती है केरल में कोझिकोड, आप आजकल जाएंगे तो इसका नाम कोझिकोड है, पुराना नाम इसका है कालीकट। तो वो कहां पहुंचे थे उस समय, भारत के पश्चिमी तट पे यानी कि मालाबार में पहुंचे थे। मालाबार में जो जगह थी इसका नाम था कालीकट। डेट थी 20 मई 1498, ये डेट थी, ठीक। इसलिए यहां पे पहुंचे। तो ये बहुत लंबी यात्रा थी, ठीक। तो एक बहुत बड़ा चेंज आया 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, यानी कि 1850 के बाद। वो क्या था, ये जो आप देख रहे हैं भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, यहाँ पे जो है इनके ये जो हिस्सा है, यहाँ पर एक कैनाल खोद दी गई, उसका नाम था स्वेज कैनाल। कौन सी कैनाल, वेरी गुड, स्वेज कैनाल। ईयर था 1869। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इस स्वेज कैनाल के खुलने के कारण अब पहले जो पानी के जहाज ये पूरा चक्कर लगा के जाते थे, वो सीधा यहाँ से आए और ऐसे भूमध्य सागर को क्रॉस करें, रेड सी क्रॉस करते सीधे इंडिया पहुंच जाते थे। तो ये शॉर्टकट जो मिल गया, उससे लगभग 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस यूरोप से सीधा समुद्री रूट जो था पहले वाला, उससे 7000 किलोमीटर के डिस्टेंस की कमी हो गई। और ये स्वेज कैनाल बहुत बड़ी कह सकते हैं एक व्यापारिक खोज या डेवलपमेंट था। इसने भारत को यूरोप के साथ और क्लोजली कनेक्ट करने का कार्य किया। आप देख लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, इसमें मैं आपको और चीज बता दूंगा। और फिर से मैं कहने जा रहा हूँ यहाँ पर चैनल के में अगर आप नए हैं तो मैं फिर से बता देता हूँ @GK with GS65 को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को बताएं कि ऐसा कोई चैनल है जहां पर आपके जो आपके लिए है, आपके द्वारा उठाए गए बताए गए प्रश्नों या कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर हम एलाबोरेट करेंगे, बताएंगे, ठीक। फिर से बता दूं @GK with GS65, कोई स्पेस नहीं है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक चैनल है। इसके अलावा एक चैनल जो हमारा और है जिससे आप अपने कैरियर से जुड़ी हुई सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, उसका नाम है कैरियर जोन। कैरियर जोन आप ढूंढेंगे यहाँ के कैरियर जोन में हमसे बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, तो मैं उसमें आपको YouTube का लिंक दे देता हूँ जिससे आप ढूंढ सकते हो @love लवकेश तिवारी
JNB। स्पेलिंग का ध्यान रखिए, LAV है, LAVKESH तिवारी, सब इस कंटिन्यूएशन में है, LAVKESH तिवारी TIWARI JNB। इस कैरियर जोन के चैनल को आप सब्सक्राइब करके भी इससे भी बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।